हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आइए शुरू करते हैं अब सब्जेक्टिव का सिलसिला। लेकर के आए हैं एक 5 नंबर का प्रश्न, उसकी आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसी को लेकर के आए हैं। आज का वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर का एक प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं उस प्रश्न को। देखिए प्रश्न है, शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दर स्थिरांक के व्यंजक प्राप्त करें। बाबू शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। यह आपके एग्जाम में 5 नंबर में आएगा, 5 मार्क्स का कुछ प्रश्न होगा, 5 मार्क्स का प्रश्न होगा और आप इसको आसानी से परिभाषित करके व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। बस आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। आप आसानी से उसको लिख करके आ सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बाबू सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषित कर देंगे। उसके बाद कह रहा है इसके लिए यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको देख करके उसके दर स्थिरांक के व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है या उसके अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसी को शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। बाबू 2 लाइन का परिभाषा है, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसको शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं जिसमें अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसको शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे अभिक्रिया एक ले लीजिए, ए है, ए से बी बन रहा है। अभिक्रिया क्या ले लिया गया, ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ए से बी बन रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक ए है, अब प्रतिफल क्या है, बी है। अभिकारक आपको पता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। अब अभिक्रिया की जो दर है अगर अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होगी तो इसी को शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। अब बाबू कोटि एक प्रायोगिक संख्या है, आप अभिक्रिया की स्थिति को देख करके पता कर सकते हैं, बाकी किसी चीज को देख करके पता नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोई अभिक्रिया लिख दिया जाए तो अभिक्रिया की कोटि तो पता कर नहीं सकते हैं, उसकी स्थिति को पूरी तरीके से मेंशन किया जाए, प्रयोग दिया जाए, तभी आप कोटि ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल यहां देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है, घात कितना होना चाहिए, शून्य घात के समानुपाती होता है, उसी को शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी भी चीज का पावर शून्य है तो उसका मान क्या हो जाता है, इकाई हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसको भी शून्य कोटि अभिक्रिया कह सकते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या कहिएगा, अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है, या ऐसे कह लीजिए अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, उसको भी शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अभी जो लिखे हैं बोर्ड पर उसी के आधार पर देख लेते हैं। अभिक्रिया की दर अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है, तो इसी अभिक्रिया को शून्य कोटि अभिक्रिया कहेंगे। याद रहेगा, कोटि बाबू 0, पावर को ही कोटि कहते हैं, तो पावर कितना 0, तो कोटि आपका भी 0। अगर वही प्रथम कोटि होता तो पावर 1 डाल देते, द्वितीय कोटि होता तो पावर 2 डाल देते। आप इस तरीके से एक लाइन में आप परिभाषा को याद रख सकते हैं। परिभाषा को एक बार और सुन लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसी को शून्य कोटि अभिक्रिया
कहते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। बाबू व्यंजक प्राप्त कीजिएगा तब जाके वो 5 नंबर का प्रश्न होगा। आइए इस व्यंजक को प्राप्त करके हम देख लेते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया को लेकर के ही हम लोग को देखना है। जैसे देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया, पहले एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। ए से क्या बन रहा है बाबू, बी बन रहा है। क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ए से बी बन रहा है। अभिकारक कौन है, ए है। प्रतिफल कौन है, बी है। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। अब प्रतिफल किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसको प्रतिफल कहा जाता है। अगर समय बराबर 0 लें, ध्यान दीजिए, समय बराबर क्या, 0, टाइम बराबर 0, यानी अभिक्रिया अभी नहीं हो रही है। अभी सिर्फ अभिक्रिया के लिए हम लोग मैनेजमेंट तैयार कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अभी शुरू भी नहीं कर रहे हैं। अभिक्रिया के लिए हम लोग सामान लेकर के रख रहे हैं, उस स्थिति की बात कर रहे हैं। टाइम 0 है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो अभिकारक की कुछ मात्रा ले लेते हैं। कुछ भी मान लीजिए, कितना ले लिया गया, ए ले लिया गया। कितना ले लिया बाबू, ए। प्रतिफल कितना होगा, अभी टाइम 0 है तो प्रतिफल भी 0 होगा। चूंकि आप जानते हैं आप लोग कि अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसी को प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया होगा तब ना बनेगा। अभिक्रिया कितना देर हुआ है, 0 समय हुआ है, तो उस वक्त तक तो प्रतिफल बना नहीं होगा। बाबू इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि जब अभिक्रिया होगा तब जाके प्रतिफल बनेगा, और अभिक्रिया भी हुई नहीं तो प्रतिफल आपकी कितनी होगी, 0। जब भी समय 0 तो प्रतिफल भी आपका कितना, 0। देखिए कुछ समय बाद जैसे अभिक्रिया शुरू होगी तो टी टाइम बाद की बात करते हैं, कुछ समय बाद की बात करते हैं। टाइम जब टी होता है उस स्थिति की बात करते हैं। आइए उस स्थिति पर चर्चा करते हैं। जैसे अभिक्रिया शुरू होगी तो ए बी में परिवर्तित होना शुरू होगा, ए बी में बदलना शुरू होगा। ए धीरे धीरे कम होने लगेगा और बी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यानी प्रतिकारक धीरे धीरे कम होने लगेगा, अब प्रतिफल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब धीरे धीरे प्रतिकारक आपका कम होगा, धीरे धीरे प्रतिकारक क्या होगा, कम होगा। तो टी समय बाद कुछ कम हो गया रहेगा तो आप कम कर दीजिए। कितना कम कर दे बाबू, आपकी जो मर्जी कम कर लीजिए। एक्स कम कर लेते हैं तो बचेगा कितना, पहले है पूरा ए और उसमें से एक्स घटा दिए, एक्स कम कर दिए तो कितना बच गया, तो a माइनस एक्स बच गया। और ये बनेगा कितना, आप जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना ये कम होगा उतना ही ये बनेगा। जितना प्रतिफल कम होगा उतना ही प्रतिफल बनेगा। तो आइए कितना कम हुआ है, x, तो बनेगा कितना, x बनेगा। ये कोई दिक्कत इसमें, टी टाइम बाद ए की सांद्रता में कुछ कमी हुआ और जितना कम हुआ उतना बी बन गया। इस तरीके से आपका ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। जैसे जैसे अभिक्रिया होते जाएगा ए और कम होते जाएगा, बी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हम क्या करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, किसके लिए, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। बाबू शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते किसको हैं, आपको पता है। शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, उसके अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होता है। जस्ट अभी बताए भी थे आपको कि अभिक्रिया की दर किसके घात के समानुपाती होगी, शून्य घात के समानुपाती होगी। आर समानुपाती होगा ए टू द पावर 0 के। तो यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं आर समानुपाती है ए की सांद्रता का पावर 0, ए की सांद्रता का पावर 0, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा समीकरण लिया गया है। अब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट आपका के होता है। कांस्टेंट क्या लगा दिए, के लगा दिए, ए टू द पावर 0, ए टू दी पावर 0। अब के क्या है, वही इसी को दर स्थिरांक कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं। दर स्थिरांक कहेंगे,
रेट कांस्टेंट कहेंगे। किसको? इस के को। अब इसी के के लिए व्यंजक हम लोग को प्राप्त करना है। जो आपका प्रश्न था कि इसके दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें, वहीं के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आइए अब इसी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसके आधार पर व्यंजक प्राप्त करते हैं। चलिए आर को क्या लिख सकते हैं? देखिए आर को लिखने के लिए, आर क्यों लिखने के लिए या तो प्रतिकारक के संदर्भ में लिख सकते हैं या प्रतिफल के संदर्भ में लिख सकते हैं। किसी के भी संदर्भ में लिख लीजिए, प्रतिकारक के संदर्भ में या प्रतिफल के संदर्भ में। आइए प्रतिकारक के संदर्भ में या प्रतिफल के संदर्भ में, किसी के संदर्भ में लिख लेते हैं। चलिए प्रतिफल के रूप में ही लिख सकते हैं। आर को क्या लिख लें? प्लस डीबी अपॉन dt। बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, इसी को दर कहा जाता है। या प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उसके समय में परिवर्तन को हम लोग दर कहते हैं। तो हमने लिख दिया यहां प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। आप इसको प्रतिकारक के संदर्भ में भी लिख सकते थे, प्रतिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। लिख लीजिए अब बराबर के ए की सांद्रता का पावर 0। कोई दिक्कत? इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका टी टाइम पर बी की सांद्रता कितनी है? टी टाइम पर बी की सांद्रता कितनी है उसी को देख करके बता दीजिए। टी टाइम पर बी की सांद्रता, टाइम टी, अब बी की सांद्रता कितनी है? एक्स। तो टी टाइम पर बी की सांद्रता कितनी है बाबू? एक्स है। देखिए टाइम टी है और उसमें बी की सांद्रता कितनी है? तो x है। तो आप लिख लीजिए b की सांद्रता कितना? b की सांद्रता लिख लेते हैं x, यानी dx अपॉन dt। अब बराबर k, a की सांद्रता का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो उसको हटा दीजिए। इस तरीके से हम लोग r को लिख लिए थे, dx बटा dt हो गया। dx क्यों हुआ? क्योंकि b की सांद्रता x है, t टाइम पर x है, इसीलिए dx बटा dt। dt को इधर लेके आते हैं, इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? dx बराबर k इंटू dt। dt इधर भाग में था, उधर चला गया तो गुना में हो गया। कोई दिक्कत? dx बराबर k dt। dx बराबर क्या हो गया? k dt। दोनों तरफ, दोनों ओर समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर बाबू दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। इस साइड भी समाकलन कर दीजिए dx अब बराबर इधर भी समाकलन कर दीजिए k dt। कोई दिक्कत? dx का समाकलन कर दिया, उधर k dt का समाकलन कर दिया। दोनों तरफ समाकलन करने पर आप बताइए dx का समाकलन करते हैं तो क्या होता है? x होता है। dx का समाकलन करते हैं तो x होता है। k dt, k तो कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट का समाकलन स्थिरांक का समाकलन नहीं होता है, तो उसको बाहर निकालिए। dt का समाकलन किए तो t हो गया। और समाकलन करने के बाद आपको पता होगा समाकलन स्थिरांक जोड़ते हैं, इस समी को समीकरण 1 मान लेते हैं। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं बाबू? हम लोग समाकलन स्थिरांक जोड़ते हैं। हमेशा समाकलन करने के बाद समाकलन स्थिरांक जोड़ा जाता है, यह आपको पता होगा। नहीं तो यहां लिमिट डाल दीजिए, लिमिट डाल देते तो समाकलन स्थिरांक जोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते हैं कि जब लिमिट हो, लिमिट डाला गया हो, 0 से लेकर के x तक, 0 से लेकर के t तक लिमिट डाला जाए तो समाकलन स्थिरांक नहीं जोड़ना पड़ता है। अगर लिमिट नहीं डालिएगा तो समाकलन स्थिरांक जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए dx का समाकलन किए x, लिमिट तो डाले नहीं है तो हमने x लिख लिया। k कांस्टेंट है, उसका समाकलन नहीं होता है, उसको बाहर निकाल दिए। dt का समाकलन कर दिया गया तो dt का समाकलन कितना होता है? t होता है। समाकलन करने के बाद समाकलन स्थिरांक हम
सी जोड़ दिए, कोई दिक्कत, आप आसानी से इसका समाकलन कर लिए। लेकिन सी, ये जो समाकलन स्थिरांक है, इसका कुछ जो भी मान होता है उसको रख करके हम लोग हटा करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं। आइए देखते क्या है, करते हैं कि यदि t बराबर 0 हो, बाबू ध्यान दीजिए, t क्या हो, 0 हो, t नहीं, t क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस स्थिति में चर्चा कर रहे हैं। t का मान t है, उस स्थिति में तो ऐसा है, लेकिन अगर t का मान 0 होता तो क्या होता, t का मान 0 हो तो आप बताइए, t का मान 0 कर देते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t का मान 0 तो x का मान भी 0, तो ध्यान रखिएगा t का मान जब भी 0 होगा तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। अगर t 0 हो तो x का मान भी 0 होगा, तो दोनों का मान x बराबर 0, दोनों का मान समीकरण 1 में रखने पर दोनों का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। आइए रख करके दिखाते हैं। समीकरण x क्या है, समीकरण 1 क्या है, x बराबर kt प्लस सी। समीकरण 1 क्या है बाबू, x बराबर kt प्लस सी। जब दोनों का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो x का मान कितना, 0, t का मान कितना, 0, रख के दिखाइए, x का मान 0 बराबर k इंटू टी का मान 0 प्लस सी, यानी c बराबर 0। c का मान कितना हो गया, 0। अगर टाइम 0 हो तो उस केस में c का मान भी 0 आ रहा है, इट मींस 0 है c का मान। समाकलन स्थिरांक के समीकरण के लिए कितनी है, 0। चलिए जो भी मान आता है इसमें रख करके दिखा दीजिए। c का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। c का मान समीकरण 1 में, आइए रख करके हम दिखा देते हैं। क्या है, x बराबर kt प्लस 0, यानी x बराबर kt k बराबर x बटा t, k बराबर x बटा t। ध्यान दीजिए, ये k के लिए आपका व्यंजक प्राप्त हो गया। यही क्वेश्चन आपको कह रहा था कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको रिवीजन कर लीजिए, याद रखिएगा तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसकी संभावना बहुत अधिक है। इस तरीके से सब्जेक्टिव की जितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। आपके एग्जाम तक उस चीज को बताते रहा जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।